नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त, आपका मित्र अमर मोदी सर। चलिए, आज हम लोग की जो क्लासेज होगी सामान्य हिंदी की लेक्चर नंबर 13 होगी। ठीक है, चलिए आपका स्वागत करते हैं राज राठौड़ एजुकेशन में। और हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं लेक्चर नंबर 13। आपको याद होगा लेक्चर नंबर 12 तक में हम लोगों ने समास वगैरह की सारी स्थिति को देख रखा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलंकार। क्या पढ़ने वाले हैं? अलंकार। ठीक है, क्या होता है अलंकार? देखिए, अलंकार के शब्दों से ही आपको समझ में आएगा कि जहाँ सौंदर्यता को प्रधानता दिया जाए। देखिए, अलंकार के संबंध में 3-4 चीज़ों को समझिएगा कि अलंकार जो व्याकरण के पद में, व्याकरण के खंड में अलंकार जो है, अलंकार का मौलिक रूप में जो प्रयोग है वो मौलिक रूप में प्रयोग होती है कविताओं में, गीतों में। ठीक है, कविताओं में, गीतों में, श्लोकों में, इन सभी चीज़ों में अलंकार का प्रयोग किया जाता है ताकि सौंदर्यता को बनाया जा सके। क्योंकि यदि बात सामान्य शब्दों में, सामान्य शब्दों का संचयन अगर रखा जाएगा कविताओं में, तो कविता उतनी वाक्पटुता नहीं रख पाएगी, कविता उतनी संचयमता नहीं रख पाएगी, कविताएं जन संचार के विषय में नहीं आ पाएगा, क्योंकि कविताओं में अलंकार जरूरी होती है। ठीक है, तो अलंकार का मतलब होता है कि सौंदर्यता को बनाने के लिए जिन शब्दों का मैं प्रयोग करूं वो अलंकार शब्द है। अब देखिए, अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, आलम और कार। ठीक है, आलम का मतलब क्या होता है? आलम का मतलब होता है सौंदर्य प्रधानता, सौंदर्य प्रधानता। क्या होता है? सौंदर्य प्रधानता। और कार मतलब बनाने वाले। तो सौंदर्य प्रधानता बनाने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाएगा? वही अलंकार कहलाएगा। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करता है, उसी तरह काव्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको पहले भी कहा था। ठीक है, या आप कह सकते हैं काव्यों की शोभा बढ़ाने के लिए तत्व जो है, तत्व कह सकते हैं आप, यहाँ पे शब्द कह सकते हैं आप, यहाँ पे शब्द कह सकते हैं, तत्व कह सकते हैं। इनको क्या कहते हैं? अलंकार कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। काव्यों की सुंदरता बढ़ाने वाले यंत्र को भी क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। एक ही बात को मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि अलंकार का जो प्रयोग है सर, वो अलंकार का जो प्रयोग है, वो अलंकार का प्रयोग केवल और केवल काव्य सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। काव्य सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। चाहे वो कविताओं के, आपको पता होगा कविताओं के कई रूप होते हैं। श्लोक में आपको दिखेंगे, स्तुति में दिखेंगे, भाव में दिखेंगे, पहेली में दिखेंगे, मुकरी में दिखेंगे, नटी में दिखेंगे। इन सभी चीजों पे आपको काव्यता को देखने को मिलेगा। तो जितने भी काव्य की परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी, उन सब में जो सुंदरता लाने का प्रयास किया जाएगा उनको क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। ठीक है, अलंकार के 4 भेद होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार और पाश्चात्य अलंकार। एक छोटा सा आप समझेंगे, शब्दों के साथ अगर खेल करके शब्द से सुंदरता बढ़ाया जाए तो शब्द अलंकार, अर्थ से सुंदरता बढ़ाया जाए अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार जैसे कि अब मान उभय अलंकार, अगर मैं राम लिखूं या कमल नयन लिखूं, या कमल नयन लिखूं, दोनों सही है, राम के पर्यायवाची ही है कमल नयन। तो उभय अलंकार शब्द के उपमा देने के बाद, अब जैसे कि चारु चंद चंचल सी, तो अगर ये इसके प्रयोग करते हैं तो ये क्या है? उभय अलंकार। पाश्चात्य अलंकार, मैं किसी को अगर अलंकारित करूं, मैं कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करूं काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए जो कि भारतीय शब्द नहीं ना होगा। भारतीय शब्द का तात्पर्य है हिंदी उर्दू। हिंदी उर्दू के शब्द अगर ना है और अंग्रेजी के शब्द हम प्रयोग करते हैं तो वहां क्या होगा? पाश्चात्य अलंकार होंगे। ठीक है, आइए शब्द अलंकार को समझते हैं। शब्द अलंकार 2 शब्दों से मिलकर, मैंने आपको कहा शब्द अगर किसी चीज को अलंकृत करे तो शब्द अलंकार, अर्थ अलंकृत करे अर्थ अलंकार, किसी की उपमा किसी को अलंकृत करे तो उभय अलंकार, पाश्चात्य शब्द अगर अलंकृत करे तो पाश्चात्य अलंकार। 4 अलंकार को आप आसान से समझिए,
ज्यादा डीप नहीं जाना है अभी, हम लोग अभी और डीप जाएंगे। हम लोग अभी देखेंगे कि शब्द अलंकार उनके कितने भेद हैं, उनके भेदों के भी भेद देखेंगे हम लोग। ठीक है, शब्द अलंकार के जैसे 7 भेद होते हैं, उनके भी भेद होते हैं 6, तो उनको अलग अलग हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये शब्द अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। अब आप कहेंगे सर ये तो आप केवल संधि विच्छेद कर दिए इसका, शब्द प्लस अलंकार शब्द अलंकार नहीं। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं कि शब्द प्लस अलंकार शब्द अलंकार है। अब समझेंगे कि किसी भी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से अगर सौंदर्य आ जाए, या कोई पर्यायवाची शब्द रखने से वह लुप्त हो जाए, तो वह क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा शब्द अलंकार। उसको दूसरे शब्दों में समझते हैं। शब्द अलंकार में शब्द विशेष के कारण जब सौंदर्य उत्पन्न होती हो, तब उस शब्द विशेष के उस शब्द विशेष के पर्यायवाची के साथ पर्यायवाची रखने से अगर उत्पन्न होता है सौंदर्यता, या समाप्त हो जाती है सुंदरता, तो उससे हम क्या कहते हैं? शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, भेदों के साथ समझते हुए देखेंगे कि इनके कैसे कैसे प्रक्रिया है। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? शब्द अलंकार के 7 भेद होते हैं। अनुप्रास, यमक, देखिए शब्द अलंकार के कितने भेद हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति वादभास और विवक्षा। सबको अलग अलग देखेंगे। याद कर लें फिर से कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 4 प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार और पाश्चात अलंकार। अलंकार कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार और पाश्चात अलंकार। जिनमें शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति वदाभास और विवक्षा। ठीक है, आइए अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए, जब किसी कविताओं को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण हमने आपको पढ़ा रखा है, हमने वर्ण पूरा पढ़ा, वर्णमाला पूरा पढ़ा, वर्ण की बार बार आवृत्ति की जाए, एक ही वर्ण बार बार लिखी जाए, तब वह जो होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार के भी भेद अभी देखेंगे, उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब जैसे देखिए, फिर से समझिए, जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। अब जैसे इसको देखेंगे, इसमें देखिए त र न, ठीक, त न त बार बार हो रहा है ना, तो अब क्या देख रहे हैं कि तो जो है वो तो एक वर्ण है, तो कि बार बार। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? यहाँ किसका है? यहाँ देखिए जो है न है, जो है न है, जो है न है, जो है न है, जो है न है। अब बार बार अनुवृत्ति हो रही है इसकी। अब यहाँ देखिए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, म बार बार हो रही है। अब चारू चंद्र चंचल किरणें खेल रही हैं। अब यहाँ पे जो है चारू चंद चंचल, यहाँ च लगातार आया। लगातार आने के कारण से ये क्या कहलाएगा? अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। ठीक है, आइए फिर देख लेते हैं हम लोग। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, चलिए जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ये आप लोगों को मैं अभी नहीं बता सकता कि भाई ये कहाँ से लिए गए हैं। ये हिंदी साहित्य वाले बच्चों के लिए है, तो हम इसको चर्चा वहां करेंगे हिंदी साहित्य वाले बच्चों के साथ, सामान्य हिंदी में इसकी चर्चा नहीं होगी। ठीक है, अगला, जन रंजन मंजन तनुज मनुज रूप सुरभुप, जन रंजन मंजन तनुज मनुज रूप सुरभुप। अब देखिए, जब मैं ये कविता कह रहा हूं तो एक अलंकारित हो रही है, एक प्रास निकल के आ रहा है। प्रास का मतलब होता है कि एक कर्मबद्धता निकल के आ रही है, एक सौंदर्य, एक कान को सुनने में बहुत अच्छा सा महसूस हो रहा है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो उसे ही अलंकार कहते हैं। अब मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गईयन के पाछे,
मधुबन दियो पठायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ठीक है। अब यहाँ पे मैया मोह है, मोह है, मोह है, मोह है, बार 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 किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है तो वह अनुप्रास अलंकार है। और ये अनुप्रास अलंकार किसके भेद हैं? ये है शब्द अलंकार के भेद, याद रखना है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। ठीक है, आगे हमने काफी काफी दे रखा है इसमें। ठीक है, कांदली कुंद, देखिए कांदली कुंद कंदव की डारन। अब क बार बार, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ठीक है, अब यहाँ र देखिए, रघु राघव राजा राम एक ही वर्ण है। अब मुदित महिमति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए। अब ये मुदित महीपति मंदिर, ये एक ही तो वर्ण है। जब एक ही वर्ण के बार बार अनुवृत्ति होती हो तो वो क्या कहलाता है? वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। एक स्थिति को समझिए यहाँ पर कि भैया अलंकार है, अलंकार है, अलंकार के चार भेद हैं। अलंकार के कितने भेद हैं? अलंकार के चार भेद हैं। उनमें ही एक भेद है क्या? शब्द अलंकार। शब्द अलंकार, शब्द अलंकार के भेद हैं कितने? 7। शब्द अलंकार के कितने भेद हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 में से जो पहला है वो क्या है? अनुप्रास। अनुप्रास। अब इस अनुप्रास अलंकार के भी भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। इसका मतलब अलंकार के से शब्द अलंकार, शब्द अलंकार से अनुप्रास अलंकार, और उसके 5 भेद हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, कोई दुविधा यहां तक? आइए, अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहला छेकानुप्रास अलंकार, वृत्तानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार और श्रुत्यानुप्रास अलंकार। देखेंगे अभी वर्ण अनुप्रास अलंकार में जब है, जब आप देखिए ध्यान रखिए, जब अनुप्रास अलंकार आप पढ़ रहे हो तो इसमें सिंपल एक बात याद रखना है, क्या? कि वर्ण की पुनरावृत्ति होगी। अगर इसके अनुप्रास अलंकार के भी अगर भेद हैं, इसके 5 भेद हैं, इन भेद में भी अगर चीजें होगी तो मौलिकता क्या रहेगी? मौलिकता इसके क्या रहेगी कि भैया इसके भेद हैं, इसके भेद में भी मौलिकता क्या रहेगी कि भैया पांचों जो भेद है, इस पांचों भेद में जो बार बार आवृत्ति होगी वो किसकी होगी? वर्णों की होगी। वर्ण परिवर्तन होता रहेगा, वर्णों की आवृत्ति होती रहेगी। ठीक है, तो छेकानुप्रास अलंकार में क्या होगा? छेकानुप्रास अलंकार में जब एक या अनेक वर्ण की आवृत्ति एक बार होती हो, समझिए बात को, एक या अनेक वर्ण की आवृत्ति एक बार होती हो, कोई एक वर्ण को एक ही बार लिखा या अनेक सारे वर्ण को एक एक बार लिखा तो क्या कहलाएगा? छेकानुप्रास। जैसे अब कहेंगे सर यहाँ तक कह तक कत एक ही है, तो हमने क्या कहा? जब एक वर्ण या एक या अनेक वर्ण की आवृत्ति एक बार होती हो तो क्या कहलाता है? वो छेकानुप्रास। जैसे कहत कत परदेसी की बात, परी पिरी परी देह छीनी राजत सनेह भिनी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको क्या दिखेगा? एक ही वर्ण के बार बार आपको मुतल्लिफ, सॉरी, एक ही वर्ण से बार बार आपको मुतल्लिफ नहीं होना पड़ेगा, मतलब मुलाकात नहीं करना पड़ेगा, एक ही वर्ण से बार बार आपको महसूस नहीं करना पड़ेगा, तब वो क्या कहलाएगा? छेकानुप्रास। देखिए सिंपल सा समझ के चलिएगा कि आपको अगर अलंकार के में कुछ पूछा जाएगा तो अलंकार में आपको जो पूछा जाएगा वो शब्द अलंकार पूछ लेंगे, इसमें आपको अनुप्रास पूछ लेंगे, भैया अनुप्रास क्या होता है। आपको ये नहीं पूछेंगे, सामान्य जो सामान्य एग्जाम जो देने वाले बच्चे हैं, जो बच्चे
सामान्य रूप में एग्जाम देंगे, मतलब किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, तो उनको अनुप्रास अलंकार तक ओके, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जब वो सिविल सर्विस में जाते हैं या यूजीसी में जाते हैं, नेट का एग्जाम दे रहे हैं, बेट का एग्जाम दे रहे हैं, इन सब में ये उम्मीद की जाती है कि भैया अनुप्रास के भी आप क्या बताएंगे, भेद बताएंगे, उनके भेदों को भी आप समझेंगे, उनके भेदों को भी आप बताने का प्रयास करेंगे। तो जो बच्चे सीएससी यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन नहीं है, यूजीसी का एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हैं, नेट का एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हैं, बेट का एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हैं, तो निश्चिंत रहें, उसके लिए समस्या नहीं है कि भाई इतनी इन डिप्थ क्यों बताना। लेकिन मुझे तो आप सबको एक साथ कवर करना है, इसलिए मैं आपको एक साथ लेके चल रहा हूं। तो अनुप्रास अलंकार में जो पहला है छेकानुप्रास अलंकार, इसमें क्या होता है, एक वर्ण के या एक से अधिक वर्णों के आवृत्ति एक बार होती है, उसे छेकानुप्रास कहते हैं। ठीक है, रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठी। अब क्या रीझी रीझी एक ही शब्द है, रहसी रहसी एक ही शब्द है, हंसी हंसी एक ही शब्द है। तो आप कहेंगे सर ये शब्द एक है, वर्ण भी तो एक है, अगर वर्ण भी एक है तो अनुप्रास तो होगा ही होगा। अनुप्रास के पहला वाला जो भाग होती है उसमें कहता है कि नहीं भैया एक ही वर्ण की अगर एक बार आवृत्ति हो या आवृत्ति पे आवृत्ति हो तो क्या कहलाएगा, छेकानुप्रास कहलाएगा। अगला है वृत्तानुप्रास अलंकार। वृत्तानुप्रास अलंकार में क्या होता है, जब एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो जाए, जहां एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो, वह क्या कहलाता है, वृत्तानुप्रास अलंकार कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्तानुप्रास अलंकार कहलाता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, कारी कुर कोकिल कहाँ का बेर कढ़ती रे। अब जब ये पढ़ेंगे ना, ये लिखने वाले जो हैं आपके तुलसी सर हैं, तुलसीदास जी हैं, ठीक है, सॉरी सूरदास जी, सूरदास जी। यूजीसी वाले को जब पढ़ेंगे आप तब आप वहां देखेंगे, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, एक ही शब्द है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही। अच्छा, ये जो वृत्तानुप्रास है यही तो अनुप्रास है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में तो हमने यही देखा था कि एक ही शब्द के बार बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है, अब चामर सी चंदन सी चंद सी चांदनी चमेली चारु चंद सुघर है। क्या है, चामर सी चंदन सी चंद सी चांदनी चमेली चारु सुघर है, चंद सुघर है। तो जब हम आपको हमने बताया अलंकार की स्थिति में क्या होता है, अलंकार क्या होता है कि जब हम अलंकार की बात कर रहे हो तो सौंदर्यता लाने का केवल प्रयास करता है, उसके पीछे उतना दिमाग मत लगाइएगा, सोचिएगा मत कि भैया अर्थ तो समझ में नहीं आया, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। तो मतलब समझने के लिए साहित्यिक ज्ञान होनी चाहिए आपको, आप साहित्य के छात्र होने चाहिए। ठीक है, साहित्य लीजिए, वहां मतलब आपको समझ में आएगा। अगला है लाटानुप्रास। देखिए किसके हैं ये, छेकानुप्रास किसके हो गए, अनुप्रास अलंकार के, पहला भाग। दूसरा वृत्तानुप्रास, तीसरा लाटानुप्रास। लाटानुप्रास क्या होता है, जहां शब्द और अर्थ की आवृत्ति हो, अर्थात जहां शब्द और अर्थ की आवृत्ति हो, अर्थात जहां एकार्थक शब्द की आवृत्ति हो, आवृत्ति तो हो, परंतु अन्वय करने पर, अन्वय का मतलब होता है कर्मशः, क्या होता है, कर्मशः होता है। अगला होता है, इसका मतलब होता है सकारात्मक, कर्मशः होता है। इसका मतलब होता है कार्मिक रूप में, कार्मिक रूप से शब्द, शब्द को बढ़ाना, कार्मिक रूप से शब्द को बढ़ाना, इन सबको कहा, इसका मतलब होता है अन्वय करना। अगर हम जहां एक शब्द और अर्थ की आवृत्ति हो, अर्थात अगर एकार्थक शब्द की आवृत्ति तो हो, परंतु अगर उसे अन्वय करता है तो अर्थ थोड़ा भिन्न हो जाए, उसे क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, उसका मतलब होता है कि वहां लटानुप्रास है। अर्थात समझिए, यहां भी तो है क्यों धन संचय, यहां भी तो है क्यों धन संचय। उदाहरण के तौर पर देखिए क्या है, तो क्यों धन संचय, तो क्यों धन संचय, शब्द एक ही है, एक ही अर्थ है, एकार्थक शब्द है। अगर आपको पुत सपुत और कुत पुत कपुत के बारे में नहीं बताया जाए, आपको बोला जाए कि सर बताइए, यहां से पढ़िए, यहां से पढ़िए, तो क्या है ये, तो क्यों धन संचय, तो क्यों धन संचय,
मतलब तो एक ही है। लेकिन हमने आपको बताया लाटानुप्रास अलंकार का जो सबसे उपस्थिति होती है, जो सबसे मेन बात होती है, वो होता है कि एकार्थक शब्द तो होंगे, क्या होंगे सर, एकार्थक शब्द तो होंगे, लेकिन जब उनका अन्वय, अब देखिए ये एक शब्द था, यहां तक आया, ये एक था, इसका अन्वय हुआ दूसरा लाइन। हमने आपको अन्वय मतलब समझा, कर्म से करना, सकारात्मक कर्म से करना, कार्मिक रूप में शब्द को बढ़ाना, ठीक है। जब इनका अन्वय किया गया तब इसके अर्थ क्या हो जाएंगे, वो भिन्न हो जाएंगे। जैसे अब है पूत सपूत तो क्यों धन संचय, इसका मतलब क्या है कि पूत अगर सपूत है तो धन संचय करने की कोई विशिष्ट आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये है कि पुत्र तो कमा लेगा, लेकिन दूसरे शब्द में जैसे आते हैं, लिखता है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत अगर कपूत है तो धन संचने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। यहाँ पे मतलब है कि चिंतित नहीं होना है, और यहाँ आपको चिंतित होना है कि आपके पास धन है, यहाँ है धन नहीं है, यहाँ आपके पास धन है तो संचय करने का सत्ता नहीं है। इसके अर्थ बदल जाते हैं, दोनों लाइन आपस में जुड़ाव तो रखता है लेकिन भाव बदल जाता है, अर्थ भिन्न हो जाते हैं, ठीक है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, जैसे तेग बहादुर, हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ, ठीक है, एक लाइन है। अब उसके बाद क्या है, तेग बहादुर, हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ, ये क्या कहलाएगा, एक ही चीज है। जैसे अब आपको देखेंगे कि अत्यंतोप्रास में ये अर्थ समर्थ ये वहां चले जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अत्यानुप्रास क्या है, अंत्यानुप्रास अलंकार, जब छंद, छंद क्या होता है, जब आप किसी को कहते हैं, जैसे लास्ट में जो शब्द आती है उसके शब्द शब्द जब दूसरे तरफ भी वही दिखे, तीसरे लाइन में वही दिखे, तो वो क्या कहलाता है। जैसे कबीर के आप किसी दोहे को पढ़िए, आप पढ़िए, माला फेरत जुग गया, फेर आना मन का फेर, मन का डारी के, मन का फेर। अब ये पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े से पंडित होय। अब कोय और होय एक शब्द है तो वो छंद है, वही छंद है, और वही अत्यंतनुप्रास भी अलंकार भी प्रयोग किया जा रहा है। अर्थात जब छंद के शब्द के अंत में समान स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो, वहां क्या कहलाता है, अत्यंत। उदाहरण के तौर पर समझिए, यहां देखिए लज्जात, यात, बात, मतलब इसको और सरलीकरण अगर कर लिया जाए तो आत, आत, ठीक है। अब है कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, और भरे भवन में करत है नैना नहीं सो बात, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये लिखा किसने था ये कृष्ण साहित्य से लिए गए हैं। राधा और कृष्ण के विषय में चर्चा है, राधा और कृष्ण आपस में भरे भवन में बात कर रहे हैं इसलिए। और आपको पता है राधा कृष्ण की चर्चा किसने किया है, सूरदास ने किया, ठीक है। कहत नटत रिजत खिलत मिलत मिलत खिलत लजियात, और भरे भवन में करत है नैना नहीं सो बात। ये क्या है, अत्यांतुप्रास, क्या है, अत्यानुप्रास अलंकार, जिसमें क्या होता है, शब्द के अंत यानी छंद के शब्द के अंत में स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो, वो क्या कहलाएगा, अत्यानुप्रास अलंकार, ठीक है। आगे देखिए और उदाहरण, लगा दी किसने आकर आग, कहां था तू संशय के नाग, ठीक है, आग नाग। अगला श्रुत्यानुप्रास अलंकार, क्या है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार में होता क्या है, जब हम उच्चारण के स्थानों से, हमने पढ़ रखा है वर्ण के उच्चारण का स्थान, अगर वर्ण के उच्चारण के स्थान से अगर उसकी आवृत्ति हो रही है, उच्चारण का स्थान से आवृत्ति हो रही है, शब्द के मतलब नहीं है, अब उच्चारण का स्थान, अब क वर्ग का कोई भी है और अंत में वही आ रहा है, बार बार क वर्ग आ रहा है, बार बार च वर्ग आ रहा है, ऐसी स्थिति जब होता है तो उसे क्या कहते हैं, श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, तुलसीदास सिदत निशिदिन देखत तुम्हारी निठुराई। अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे, पढ़िए इसको, सीदत निशिदिन देखत, कंठ से आ रहा है, ठीक है। अब दिनांत था थे दीननाथ दुबते, साधेनु आते गृह ग्वाल वाल थे। अब दिनांत दंत, दांत से आ रही है,
दीनानाथ, फिर दांत से आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम श्रुत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, अगला, तो शब्द अलंकार में पहला अलंकार हमारा हो गया, शब्द अलंकार का पहला अलंकार हो गया, क्या अलंकार है, अलंकार के 4 भेद, शब्द अलंकार उसमें 1 भेद, शब्द अलंकार के 7 भेद, हम उसमें से अलग हो गया, उसमें से निकल गया आपका क्या, अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार के जो उपभेद थे वो हो गया। अब यमक अलंकार, यमक अलंकार किसके भेद हैं, तो याद रखेंगे यमक अलंकार कहाँ से आया, तो ये आया शब्द अलंकार से। कहाँ से आया है, तो शब्द अलंकार से। और शब्द अलंकार कहाँ से आया, तो ये अलंकार से। अलंकार के तमाम भेदों में से एक भेद शब्द अलंकार, और शब्द अलंकार के तमाम भेदों में से एक भेद यमक अलंकार। अब यमक का मतलब क्या होता है, अर्थ समझिए, जो जोड़े में हो उसे यमक कहते हैं। जो क्या हो, जो जोड़े में हो या जोड़े में बात किया जाए उसे यमक कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, एक पाए बौड़ाए जग, एक खाए बौराए। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इस चीजों को। यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। क्या होता है, युग्म या जोड़ा, जहां एक शब्द या शब्द के समूह, याद रखना है, एक शब्द या शब्द के समूह अनेक बार आए, लेकिन हर बार उनकी जो अर्थ है वो बदल जाए। बात समझिएगा, कि एक शब्द या शब्द के समूह बार बार आए, जितनी बार आए उसके अर्थ बदल जाए, यमक है। साधारण तौर पर समझिएगा। ठीक है, अब जैसे कहेंगे, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। अब ये तारे का शब्द का मतलब हो गया तारना, तारण करना, और एक तारे का मतलब हो गया तारों का समूह। हमने यहाँ पे डिटेल कर दिया है, यहाँ पर तारे शब्द के 2 बार आया है। प्रथम बार में अर्थ क्या है, तारना, तारण करना, और या उद्धार करना। तारण करने का मतलब होता है उद्धार करना। और द्वितीय शब्द में आया है वो तारागण के बारे में चर्चा। अब देखेंगे कि अगला है, काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा। अब देखिए, ये घटा का मतलब हो गया जो बादल की पूरी समूह है, मेघमाला, पूरी की पूरी मेघ की जो समूह है वो है घटा। और दूसरा घटा का मतलब क्या हो गया, माइनस हो जाना, रिदमिक रूप में कम हो जाना, नकारात्मक स्थिति आ जाना, तो वो घटा है। इसलिए काली घटा का घमंड घटा, इसका मतलब क्या हो गया, एक बार मेघ है और जब मेघ बरस गए तो घटा खत्म। उदाहरण के तौर पे आपको हमने बताया। ठीक है, अगला देखेंगे, जैसे कनक कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, एक खाए बौराए जग, एक पाए बौराए। अब यहाँ एक कनक का मतलब तो सोना हो गया, लेकिन दूसरे कनक का मतलब धतूरा हो गया। देखिए, इस एक कनक का मतलब हो गया सोना, दूसरे कनक का मतलब हो गया धतूरा, क्योंकि अब यहाँ पे कहा गया है कि एक खाए बौराए जग, एक पाए बौराए। तो इसका मतलब ये हो गया एक खाए, तो ये हो गया धतूरा, और ये हो गया सोना। ठीक है, अब माला फेरत जुग गया, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब यहाँ पे एक बार मन का मतलब होता है मोती, और एक बार मन का मतलब होता है हृदय। तो ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, काहे कभी बेनी बेनी, ब्याल की चुराई लीनी। अब यहाँ पे 2 बार बेनी शब्द आया, एक बार 2 बार बेनी शब्द आया, तो दोनों बार बेनी शब्द का अर्थ अलग अलग होगा। एक बार बेनी शब्द का संकेत होता है चोटी से, और एक बार बेनी शब्द का अर्थ होता है पंखा से। तो दोनों का मतलब क्या हो गया, यमक अलंकार हो गया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने अलंकार के कई रूपों को देखा, अलंकार के 4 भेद, उसमें से एक शब्द अलंकार, शब्द अलंकार के 7 भेद, उसमें से अनुप्रास अलंकार के हम लोगों ने भेद देख लिया, 5 भेद अलग से। अब यमक अलंकार हम लोगों ने आज खत्म कर लिया। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे सलेस अलंकार। ठीक है, तो ओके, आज तक के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।